पढ़ते हैं सर। पेज नंबर 91 पे, राइट। स्पेसिफाइड फंड, इनकम रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड फंड, सेक्शन 10 क्लॉज 4D। रिसेंट चेंजेस भी हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 जाने के बाद फिर आपका एक और आप कह सकते हैं द टैक्सेशन एंड अदर अमेंडमेंट्स एक्ट 2020 जो सितंबर मंथ में आया, उसमें इसमें कुछ चीजें ऐड की गई। इनफैक्ट यही नहीं, थोड़े और भी अमेंडमेंट्स किए गए रिगार्डिंग स्पेसिफाइड फंड। जैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट फंड पढ़ते हैं, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पढ़ते हैं, बिजनेस ट्रस्ट पढ़ते हैं, राइट। कुछ रिलीफ पढ़ते हैं किसी के लिए भी, या टैक्स इश्यूज पढ़ते हैं, तो वैसे ही आपको स्पेसिफाइड फंड के बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने एग्जाम के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। ऑलरेडी स्पेसिफाइड फंड पे आपने देखा कि सेक्शन 115DA जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे लगता था, वो इस साल से किस पर लगना शुरू हो चुका है? स्पेसिफाइड फंड। जबकि ये एनआर नहीं है, ये स्पेसिफाइड फंड इंडिया की रजिस्टर्ड फंड है। स्टेटस के मामले में ये रेसिडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको गवर्नमेंट इंपॉर्टेंस दे रही है एज इफ इट इज अ फॉरेन फंड। एक तरह से गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो फॉरेन में फंड्स हैं, जो फॉरेन के मार्केट में एक्टिवली इंगेज्ड हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फॉरेन में रह के इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट चाहती है उनका लोकेशन इंडिया शिफ्ट हो जाए, और वो भी किसके अंदर शिफ्ट हो जाए? IFSC के अंदर शिफ्ट हो जाए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर लोकेशन। और गवर्नमेंट इनको एट पार रखना चाहती है कि देखो सुनो, फंड तुम इंडिया में रह के इन्वेस्टमेंट करो या बाहर रह के इन्वेस्टमेंट करो, टैक्सेबिलिटी तुम्हारी सेम रहने वाली है, उल्टा फायदा ही होगा, आ जाओ हमारी लोकेशन पे। गवर्नमेंट शिफ्ट करना चाह रही, जैसे बोलते हैं ना मेड इन इंडिया प्लान में गवर्नमेंट क्या चाहती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में शिफ्ट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज। वैसे ही गवर्नमेंट चाहती है ये जो सिक्योरिटी मार्केट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट है, जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े फंड्स बैठे हुए हैं, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, और जो लंदन की जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसके थ्रू ये लोग मूव करते हैं, वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अर्निंग्स करते हैं। वो गवर्नमेंट चाहती है कि ये अपना बेस शिफ्ट कर लें, सिंगापुर, हांगकांग और लंदन के मार्केट से वो आ जाए इंडिया की मार्केट में। BSc NSc में आने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक अलग ही फील्ड दे रहे हैं, अ काइंड ऑफ SEZ काइंड ऑफ थिंग, जहां पे टैक्स फ्री ट्रांजैक्शंस होंगे आपके, एंड दैट इज IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तुम बाहर के म्यूचुअल फंड हो, तुम बाहर के हेज फंड हो, सब आ जाओ यहाँ पे। और यहां से तुमको इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है या इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, करते रहो। हम तुम्हें, एक तो तुम इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे होने वाली इनकम जो इंडिया से रूटेड होगी, हम उसको भी टैक्स नहीं करेंगे, और जो इंडिया से इनकम होगी उसमें भी हम काफी सारे एग्जम्पशंस आपको दे रहे हैं। एक एग्जम्पशन दे रहे हैं, दूसरा एग्जम्पशन ना मिले तो हम आपकी इनकम को टैक्स रेट कम कर दे रहे हैं। ठीक, अगर काफी सारी इनकम एग्जम्प्ट हो जाए तब तो टेंशन ही नहीं है, और अगर एग्जम्प्ट ना भी हो पाए तो टैक्स रेट हम आपका कम कर देते हैं, एट पार कर देते हैं दूसरे की तरह। तो आपने 115DA कहता हूं, 115AD फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 115AD का जो सेक्शन हम लोगों ने कवर किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस FII, वहां पर आपने देखा कि इंटरेस्ट और डिविडेंड में FII को तो 20% का टैक्स है, लेकिन स्पेसिफाइड फंड को 10%। अब एक बार पहले स्पेसिफाइड फंड क्या है ये समझ लेते हैं फिर से यहाँ पे। हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया था, पेज नंबर 91 पे नीचे एग्जाम के लिए मैंने क्या बोला, इस बार के एग्जाम के लिए ये थ्योरी क्वेश्चन को बोल के याद रखना, ये भूल मत जाना मेरी इन सब बातों को। एग्जाम में इसे थ्योरी क्वेश्चन बोल के 4 मार्क्स की प्रिपरेशन कर लेना। स्पेसिफाइड फंड एज रेफर्ड इन, स्पेसिफाइड फंड एज रेफर्ड इन सेक्शन 10(4)D। स्पेसिफाइड फंड जिसका डिस्कशन सेक्शन 10(4)D में हो रखा है, उससे आपका क्या मतलब है, कौन है ये? तो सर, स्पेसिफाइड फंड इज एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। ये इंडिया के फंड्स हैं, फॉरेन के फंड्स नहीं है, इंडिया में रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड फंड्स हैं, यानी कहीं ना कहीं इनका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट होने पर तो इनकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी,
ठीक, तो अब गवर्नमेंट ने इसका लोकेशन शिफ्ट कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आईएफएससी सेंटर पे, ताकि इनको टैक्स के रिलीफ मिल सके। और ये फंड की लोकेशन सिंगापुर रहे, हांगकांग रहे, लंदन रहे या फिर इंडिया रहे, इनको फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है, ऐसा गवर्नमेंट करना चाहती है। और जिसके लिए काफी सारे अमेंडमेंट्स 2020 में भी आ रखे हैं, फाइनेंस एक्ट, अगले साल 2021 के अमेंडमेंट्स भी आ रखे हैं। थोड़ा थोड़ा करके गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स पहुंचा रही है उन एंटिटीज को जो आईएफएससी यूनिट्स, आईएफएससी के अंदर जाकर बिजनेस कर रहे हैं। ये भी एक बेनिफिट ही है। सर पहले तो समझिए एग्जाम के लिए स्पेसिफाइड फंड है क्या, जिसकी बात अभी हो रही है। तो स्पेसिफाइड फंड मींस अ फंड एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट और कंपनी और एलएलपी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। 4 फॉर्म में आप इंडिया में अपने इस फंड को रजिस्टर्ड करवा सकते हो, जिसके पास सेबी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो। कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, 3 तरह की कैटेगरी है इंडिया में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इनकम टैक्स एक्ट में कैटेगरी 1 और 2 को एक साथ डिस्कस किया गया है अलग अलग बेनिफिट्स देते समय। जो बेनिफिट्स कैटेगरी 1 और 2 को दिया गया है वो कैटेगरी 3 को नहीं दिया गया है। और अब जैसे यहां कैटेगरी 3 पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कैटेगरी 3 है, यहां कैटेगरी 1 और 2 नहीं है। अब सेबी की गाइडलाइंस और सेबी की रेगुलेशंस पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि ये इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं क्या। सर पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट होता था वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल कंपनी। उनको डिसकंटिन्यू करके नया कॉन्सेप्ट सेबी ने ला रखा है स्टॉक मार्केट में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से। इसमें कैटेगरी बना रखी है, ठीक है। जो हम लोग फंडिंग वाली बात सब सुनते हैं न्यूज़पेपर में कि एक फॉरेन का फंड्स था, उसने इंडिया के इंटरनेट कंपनियों में ओला, उबर, जोमेटो, इन सब में फंडिंग कर रखी है। तो जो आज के दिन फंडिंग होती है वो इन्हीं सब कैटेगरी से होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। स्टार्टअप फंडिंग कैटेगरी 1, जितने भी स्टार्टअप बिजनेस हैं उनकी जो भी फंडिंग होती है वो कैटेगरी 1 से होती है। तो हम उसमें नहीं जा रहे हैं कि सेबी क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी 1, 2 एंड 3। वो आपका काम है, आप इंटरनेट में पढ़ना चाहते हो पढ़ो। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी 1, 2, 3, वो आप पढ़ो, एसएफएम में काम आएगा। डायरेक्ट टैक्स की क्लास में तो हमें ये डिसाइड हो चुका है कि कैटेगरी 3 फंड है, ठीक। अब अगर मैं आपको पहले ले जाऊं थोड़ा सा वॉल्यूम 2 में, देखिए वॉल्यूम 2 में अगर मैं आपको ले जाऊं, वॉल्यूम 2 के आप थोड़ा कहीं पे नोट कर लीजिएगा, वॉल्यूम 2 में पेज नंबर 10.31 पे ये जो सेक्शन था कि शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करोगे तो प्रीमियम कंपनी के हैंड पे टैक्सेबल होगी। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ था कि अगर वो कंपनी वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग है और शेयर्स इशू हुआ स्पेसिफाइड फंड को तो प्रीमियम टैक्सेबल नहीं होगा। सबसे पहली बार आपके सिलेबस में स्पेसिफाइड फंड यहां आया, लेकिन ये स्पेसिफाइड फंड कौन सा वाला है, ऑल्टरनेटिव 1, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये कैटेगरी 3 वाला नहीं है, वर्ड है स्पेसिफाइड फंड। इसलिए मैंने आपको एग्जाम में क्या बोला याद करने के लिए, आपको एग्जाम में पर्टिकुलर होके पूछा जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 10(4)D। ध्यान रखिएगा पहले भी स्पेसिफाइड फंड वर्ड आए हैं, लेकिन स्पेसिफाइड फंड कौन सी कैटेगरी का है, 1, 2 या 3। इनकम टैक्स एक्ट ने 1, 2 को हमेशा साथ में रखने की कोशिश की है। वॉल्यूम 2 में ही हमने पढ़ा, जहां पर हमने सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट पढ़ा, बिजनेस ट्रस्ट पढ़ा, वहीं पे हमने इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में पढ़ा। पेज नंबर 19.19 115 यूबी इन्वेस्टमेंट फंड। ये भी देखिए इन्वेस्टमेंट फंड आपका स्पेसिफाइड फंड ही था, लेकिन कौन सा था, कैटेगरी 1 और 2। वही 4 कैटेगरी, ट्रस्ट, कंपनी, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, फंड एस्टैब्लिश इन इंडिया। लेकिन ये कैटेगरी 3 वाला नहीं है। यहां पर हम लोग पढ़ते हैं पास थ्रू स्टेटस, पास थ्रू स्टेटस पढ़ते हैं यहाँ पे कि पीजीबीपी इनकम फंड के हैंड पे टैक्स होगी और बाकी सारा यूनिट होल्डर के हैंड पे। पूरी क्लास डिस्कस हो चुकी है, लेकिन अगेन ये कॉन्सेप्ट कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए था। जो अभी हम लोग वॉल्यूम 4 में है, एनआर की क्लास में वॉल्यूम 4 में जो स्पेसिफाइड फंड डिस्कस कर रहे हैं हर जगह, ये कहीं ना कहीं हमारा कौन सा फंड है, कैटेगरी 3 वाला ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। इसी की चर्चा 115 एडी में हुई थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, इसी की चर्चा अभी हो रही है। तो ध्यान रखना, क्या ये फंड फॉरेन के फंड्स हैं, नहीं, ये इंडिया में रजिस्टर्ड एस्टैब्लिश इनकॉर्पोरेटेड फंड है। कंपनी फॉर्म में रहे ऐसा जरूरी नहीं है, एलएलपी ट्रस्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन
ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3 वाले हैं, सेबी रेगुलेटेड, सेबी रजिस्टर्ड, सेबी से सर्टिफिकेट मिला हुआ है। प्लस इनका लोकेशन बॉम्बे दिल्ली नहीं है, इनका लोकेशन कहाँ है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर आईएफएससी। और ये इंडिया में, मैंने बोला हुआ है क्लास में बहुत बार, आईएफएससी इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है, आज के दिन गुजरात गांधीनगर एसईजेड के अंदर है। वो भी एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर इस सेंटर को रखा गया है ताकि ऑटोमेटिक एसईजेड के बेनिफिट ये लेना शुरू कर दे, और उसके अंदर इस फंड को रखा है। और यूनिट होल्डर किसको बना दिया, एनआर को। हमारे और आपके लिए फंड है ही नहीं। मैंने क्या कहा, गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो फंड बाहर हैं, सिंगापुर में, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, फाइनेंशियल मार्केट सिंगापुर, हांगकांग और या फिर लंदन, वहां से गवर्नमेंट इस फंड को इंडिया शिफ्ट करना चाहती है। बाहर के फंड्स हैं तो उसके जो ओनर होंगे, यूनिट होल्डर्स, वो भी तो एनआर ही होंगे। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, चाहती है कि जो फंड बाहर से रह के इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बाहर में रह के बाहर ही बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे उस फंड है उसमें यूरोपियन कंपनीज भी है, उसमें यूएस कंपनीज भी, इन्वेस्टर्स, मतलब देखो एक फंड है सिंगापुर में, अब उस फंड में इन्वेस्टर बहुत सारी कंट्री के हैं और वो फंड बहुत सारी कंट्री में पैसा लगाता है, ठीक, लेकिन वो फंड का लोकेशन सिंगापुर का होने से उसका फायदा सिंगापुर इकोनॉमी को मिलता है। तो जो मोदी गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, उनका मन क्या है, वो बोलती है हम भी वैसा ही एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब मेंटेन करना चाहते हैं। कोई भी विदेशी फंड ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट्स, लोकेशन इंडिया हो, भले वो इंडिया में इन्वेस्ट करे या उनको बाहर इन्वेस्ट करना है, लेकिन उनका बेस कहां बने, इंडिया में बने। अब वो डरते हैं कि इंडिया में बेस बनाए तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे रही है कि हम तुम्हारी बहुत सारी इनकम जो भी इन्वेस्टमेंट से आ रही है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, हम उसको माफ करेंगे, तुम आओ तो एक बार देखो हम कितना फायदा दे रहे हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है, जो फॉरेन के फंड्स, जिसमें फॉरेन के इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं एज ए यूनिट होल्डर, और वो जगह जगह अलग अलग इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया में पैसा लगाती है, वो फंड की लोकेशन गवर्नमेंट चाहती है बाहर से कहां शिफ्ट हो जाए, इंडिया में। कहां, आईएफएससी के अंदर, सेबी रजिस्टर्ड, सेबी रेगुलेटेड हो, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लायंस तो करना पड़ेगा। और ये देखिए क्या बोलता है, इसके सभी यूनिट होल्डर कौन हो, एनआर हो, अदर देन यूनिट्स हेल्ड बाय स्पॉन्सर्स और मैनेजर्स। सर स्पॉन्सर मतलब बेसिकली इंडियन कंपनी जैसे एलआईसी हो गया या एचडीएफसी हो गया या आईसीआईसीआई, या गवर्नमेंट की कोई यूनिट मान लो इस फंड को ज्वाइंट वेंचर में स्टार्ट करना चाहती है। क्रिएटर जैसे मान लो टाटा इस फंड को स्टार्ट करना चाहता है, रिलायंस इस फंड को स्टार्ट करना चाहता है, तो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड जो यूनिट्स वो लोग हेल्ड करेंगे वो इंडियन रेसिडेंट हो सकते हैं। बाकी जो हम कहते हैं ना इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया इस स्पेसिफाइड फंड में, ये कौन होंगे, यूनिट होल्डर, एनआर होंगे। अच्छा, अब फंड का एक तरह से यूनिट होल्डर मालिक कौन है, नॉन रेसिडेंट। फंड की लोकेशन क्या है, इंडिया। अब फंड की लोकेशन इंडिया है, तो अगर ये कोई फंड इनकम कमाएगी, ये फंड कोई भी इनकम कमाएगी, तो वो क्या होगी, इंडिया में टैक्सेबल, वो एनआर को खराब लगेगा। इसीलिए अब गवर्नमेंट इसको काफी सारा इंसेंटिव दे रही है कि चलो हम तुम्हारी मैक्सिमम इनकम को एग्जम्प्ट करते हैं, ठीक, और अगर टैक्सेबल भी हुई तो टैक्स रेट कम कर देंगे, ठीक। ये फंड किसके अंदर आ चुका है, 115 एडी के अंदर आ चुका है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। 115 एडी की क्लास आपकी हो चुकी है एफआईआई के साथ। ये फंड पर 115 एडी लग चुका है, पेज नंबर 67 पे आप पढ़ चुके हो एफआईआई के साथ। एफआईआई और इस फंड का कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स रेट सेम है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, लेकिन जो इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम होती है अगर वो टैक्सेबल हुई तो एफआईआई 20% पे टैक्स होता है, ये फंड 10% पे। तो एक फायदा दिया हमने। सर दूसरा फायदा आपको यहां देखिए, एएमटी की क्लास का नोट्स, एएमटी के प्रोविजन आप पर नहीं लगेंगे। बोला सर इस स्पेसिफाइड फंड पे एएमटी के प्रोविजन कैसे लग सकते हैं। देखो अगर तुम ट्रस्ट फॉर्म में रजिस्टर्ड हो और या फिर एलएलपी फॉर्म में रजिस्टर्ड हो तो एएमटी के प्रोविजन लग जाएंगे ना। गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में कि हम आपके एएमटी के प्रोविजन नहीं लगाएंगे, ठीक। प्लीज ध्यान रखना, मैं इस चीज को दूसरी बार क्लास में बता रहा हूं पिछले 10 दिन में। फंड का डेफिनेशन एग्जाम के लिए तैयार रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम नाइट कॉन्सेप्ट। ये पेज ही एग्जाम नाइट है, ये पेज, अगला पेज और उसके बाद अगला पेज जो है अबू धाबी वाला,
ये सब बैक टू बैक जो 3 पेज 4 पेज हैं हमारे 91, 92, 93, 94 जो भी कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे हैं ये सब एग्जाम नाइट वाले हैं। तो सर फंड क्या है? रजिस्टर्ड established in India in the form of trust, LLP, कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की कैटेगरी 3 वाला फंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से भी रेगुलेटेड गाइडलाइंस के थ्रू हो, इसके सारे नॉन रेसिडेंट्स यूनिट होल्डर्स हो अदर देन स्पॉन्सर्स एंड मैनेजर्स, और इसका लोकेशन कहां हो? IFSC के अंदर हो। क्लियर? अब इस पर AMT के प्रोविजन नहीं लगेंगे। एक फायदा। दूसरा फायदा अगले पेज पे दिखाता हूं, बहुत ही अच्छा फायदा। देखिए NR को क्या बोला? डरने की जरूरत नहीं है। NR को क्या बोला गया? डरने की जरूरत नहीं है। इसके यूनिट होल्डर्स NR हैं। अब जैसे ही फंड की लोकेशन इंडिया में हुई, फंड की लोकेशन इंडिया में है और इसके इन्वेस्टर कौन है? NR। तो NR डर गए कि अब इस फंड से जो हमें इनकम आएगी उस पर तो टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, सोर्स रूल। इस फंड के यूनिट्स को हम बेचेंगे तो इंडिया में कैपिटल गेन होगा, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, हम क्यों लगाएं इस फंड में पैसा? तो गवर्नमेंट ने फटाफट ये अमेंडमेंट करके सेक्शन डाला, टोला के थ्रू आ रखा है, टैक्सेशन एंड अदर लॉ रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस एक्ट 2020, जो आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। फाइनेंस एक्ट 2020 और टोला 20, इसी को मैं टोला 2020 बोलता रहता हूं क्लास में। इनफैक्ट आगे और अमेंडमेंट्स आई हैं स्पेसिफाइड फंड को लेके, नई नई चीजें फाइनेंस एक्ट 2021 से रिलेटेड, जिन बच्चों का एग्जाम 2022 में वो और आगे बताऊंगा। ठीक, अभी जो है वो तो पढ़े। सर इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड फंड, अब ये एग्जाम्शन हम किसको दे रहे हैं? एग्जाम्शन टू यूनिट होल्डर्स। यूनिट होल्डर्स कौन है इसके फंड्स के? मैक्सिमम NR ही तो है। फिलहाल इसमें NR R दोनों कवर है। अभी पीछे पढ़े स्पेसिफाइड फंड के यूनिट होल्डर्स कौन होंगे? NR। किसको छोड़ के? स्पॉन्सर्स और मैनेजर्स को छोड़ के। तो रेसिडेंट भी हो सकते हैं। तो सर फंड के यूनिट होल्डर कोई भी हो, हम आपकी फंड से जो रेगुलर इनकम आ रही है हर साल, फंड मान लो डिविडेंड टाइप की कोई इनकम देगा तो वो इनकम, और फंड को के यूनिट को बेचने से अगर आपका कोई कैपिटल गेन होगा तो वो, हम सब यूनिट होल्डर को टैक्स फ्री कर रहे हैं। टैक्स फ्री कर रहे हैं टू यूनिट होल्डर, टैक्स फ्री टू यूनिट होल्डर्स। और यूनिट होल्डर्स जनरली कौन है इसके? NR। क्या कहता है? एनी इनकम एक्रूइंग और राइजिंग टू और रिसीव्ड बाय यूनिट होल्डर फ्रॉम द स्पेसिफाइड फंड। यूनिट का आपके पास फंड से हर साल कुछ ना कुछ इनकम आती रहेगी डिविडेंड इन नेचर वाली, वो भी एग्जाम्प्ट। और फंड के यूनिट्स को तुम बेचोगे तो उसका कैपिटल गेन भी क्या होगा? एग्जाम्प्ट। तो सर NR यूनिट होल्डर आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स फॉरेन के थे, वो फॉरेन फंड में पैसा लगाते थे। अब इस इंडियन फंड में पैसा लगाओ तब भी आपका टैक्स फ्री है। तो क्या फर्क पड़ता है? मान लो एक सिंगापुर का इन्वेस्टर है, चाइना का एक इन्वेस्टर है जिसके पास 500 करोड़ रुपया है। अब वो सिंगापुर के फंड में पैसा लगाता था, सिंगापुर की फंड इंडिया में पैसा लगाती थी। तो क्या फर्क पड़ता है उस फंड का लोकेशन सिंगापुर हो या इंडिया के अंदर हो? अब तो उस NR इन्वेस्टर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, डर तो है नहीं। ये जो NR इन्वेस्टर है बहुत मोटा पैसा है इसके पास और ये इंडियन मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो ये पहले अपना पैसा फॉरेन फंड के थ्रू इंडियन मार्केट में लेके आता था। अब इंडियन गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है, तुम हमारे फंड में इन्वेस्टमेंट करो, फंड की लोकेशन भी इंडिया लेके आ जाओ। क्या होता था, ये बाहर के जो 10, 12, 15 जो अमीर लोग होते थे, बिलगेट्स टाइप के लोग, जो लोग इन्वेस्टमेंट से इनकम अर्न करना चाहते थे, वो लोग आपस में मिलकर बाहर पहले फंड बनाते थे और उससे फिर इंडिया की मार्केट, एशिया की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। अब गवर्नमेंट बोलती है वैसा फंड हमारे यहाँ बना लो, हमारे यहाँ बना लो IFSC के अंदर, क्या दिक्कत है? तो ये 1023 FBC का फायदा सीधा सीधा किसको मिल रहा है? यूनिट होल्डर्स को। NR कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्पेसिफाइड फंड का जो यूनिट होल्डर है वो कौन है? जनरली NR। क्या लिखा हुआ है? स्पेसिफाइड फंड शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइंड टू सेक्शन 10(4)D। ये एक अलग ही कैटेगरी है, बार बार 10(4)D का रेफरेंस आएगा आपको। स्पेसिफाइड फंड कौन सा? स्पेसिफाइड फंड कौन सा? जो 10(4)D वाला हो, यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 3, जिसके सभी यूनिट होल्डर्स कौन हो? NR, एक्सेप्ट स्पॉन्सर्स एंड मैनेजर्स। R हम और आप नहीं हो सकते, कौन हो सकते हैं? स्पॉन्सर्स और मैनेजर्स। ठीक, तो ये भी आपका हो गया। तो
बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत सिंपल पॉइंट है। एनआर यूनिट होल्डर, एनआर यूनिट होल्डर्स ने पैसा लगा रखा है किसमें? स्पेसिफाइड फंड। कौन से सेक्शन वाला? 10(4)(d) वाला में पैसा लगा रखा है। ठीक, इस फंड से इसे क्या होगी? इनकम, एनुअल इनकम जो जाएगी, और क्या हो सकता है? कैपिटल गेन। अच्छा, ये फंड की लोकेशन कहां है? लोकेशन IFSC, जो खुद ही किसके अंदर है? SEZ के अंदर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के अंदर ये फंड लोकेटेड है। फंड इंडिया में रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड है। ट्रस्ट, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट और LLP किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक, फंड से मिलने वाली यूनिट होल्डर को इनकम जो भी मिलेगी वो क्या हो रही है? ये यूनिट होल्डर की इनकम एग्जम्प्ट हो रही है सेक्शन 1023 FBC। क्या है? 1023 FBC। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? तो स्पेसिफाइड फंड से जो भी इनकम आएगी ईयरली लेवल पे, फंड है, आप यूनिट होल्डर हैं, तो कुछ ना कुछ ईयरली बेसिस पर आप यूनिट्स को रखेंगे तो इनकम तो आएगी ना उधर से, डिविडेंड इन नेचर की, वो एग्जम्प्ट है। और कल को आप यूनिट बेच देते हो तो वो भी एग्जम्प्ट है। तो ये फंड इंडिया में होने के बाद भी आपको हम टैक्स नहीं कर रहे हैं। यानी सेक्शन 9 कहता है कि, सेक्शन 9 क्या कहता है? कोई नॉन रेसिडेंट अगर इंडियन एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे होने वाली इनकम टैक्सेबल, लेकिन हम आपको एग्जम्प्ट कर रहे हैं, तो डरना क्या है? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर इनकम एग्जम्प्ट है तो पेमेंट करते समय कोई टीडीएस वाली बात नहीं आएगी। यानी स्पेसिफाइड फंड से कोई भी पेमेंट एनआर को जाएगी तो वो क्या होगी? नॉन टीडीएस वाली होगी। चलो सर, अब इस स्पेसिफाइड फंड में हमने कहा कि एएमटी नहीं लगेगा। एएमटी नहीं लगेगा, बोला सर मैट, कंपनी हो तो मैट। तो अगर मैट की, आपकी मैट की क्लास हो चुकी है और आपने वहां पढ़ा हुआ है कि सेक्शन 10 वाली एग्जम्प्टेड इनकम पर मैट के प्रोविजन नहीं लगते। सेक्शन 10 में इसकी काफी सारी इनकम एग्जम्प्ट है। सर, इसको हमने एग्जम्पशन दे रखा है सेक्शन 10D में, वेरियस इनकम्स आर एग्जम्प्ट, वेरियस इनकम्स आर एग्जम्प्ट। ठीक, उसके बाद हमने इसको क्या दे रखा है? कंसेशनल रेट, अगर टैक्सेबल है इनकम, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दे रखा है हमने इसको। कहां? अंडर सेक्शन 115 ED में। अगर स्पेसिफाइड फंड को इनकम होती है जिसका डिस्कशन 115 ED में हुआ है तो वहां कंसेशनल रेट दे रखा है, और वहां पर एक टीडीएस का सेक्शन भी है 196D। स्पेसिफाइड फंड से इनकम यूनिट होल्डर को हो रही है एग्जम्प्ट, स्पेसिफाइड फंड को काफी सारी इनकम हो रही है ऊपर एग्जम्प्ट, और अगर टैक्सेबल है भी तो हमने उसको क्या दे रखा है? कंसेशनल रेट। 115 ED तो आप पढ़ चुके हैं, अब बारी किसकी है? 10(4)(d) की। अभी हम लोग इसको कहां पढ़ रहे हैं? सर, ये वाली बात कहां लिखी हुई है? ये वाली बात लिखी हुई है A92 में, ये वाली बात कहां लिखी हुई है? A91 में। और आपका जो FII बोल के हमने टैक्सेबिलिटी और बेनिफिट्स देने की कोशिश की, वो हमारा पेज नंबर कहां है? A67, A68 में। ठीक, तो डिस्कस तो करेंगे। सर, डेफिनेशन के लिए कहां है? 91 में। डेफिनेशन जो डिफाइन किया हुआ है 10(4)(d) का फंड किसको बोलते हैं, उसके लिए पेज नंबर 91। 10(4)(d) की एग्जम्पशन कौन कौन सी है? 91। यूनिट होल्डर 92 एग्जम्पशन। सर, अगर इनकम स्पेसिफाइड फंड की टैक्सेबल हुई तो कुछ कंसेशनल रेट भी दे रखा है हमने 115 AD में। सर, एग्जाम के लिए 4 से 6 मार्क्स में इन सभी चीजों का ध्यान रखना। एंड ये कैटेगरी 3 वाली फंड है। कैटेगरी 3 ये कौन सी फंड है? कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। क्या इस पे 115, वो जो एक सेक्शन है हमारा, कौन सा? 115 UB, 115 UB, क्या इस पर 115 UB वॉल्यूम 2 में जो पढ़े थे अप्लाई होगा? नहीं सर, 115 UB कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए है। 115 UB जो आपने पढ़ा 19.19 वॉल्यूम 2, क्या वो इस पे अप्लाई होगा?
नहीं सर, नहीं अप्लाई होगा। थोड़ा तो सर आपको स्मार्ट प्रिपरेशन यहाँ करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, एक ही चीज बार बार पढ़ा रहा हूँ। अब है ये इंपॉर्टेंट चीज, एक दो बार क्लास में नहीं, बार बार पढ़ाऊंगा तो आपको याद कैसे रहेगा। मैं तो चाहता हूं कि क्लास में आपको पढ़ा पढ़ा के याद ही करवा दूं। तो ये चार्ट बड़े काम का है, पेज नंबर मार्क कर दिया है। जो स्पेसिफाइड फंड आपने आईओएस की क्लास में पढ़ा था वो 1-2 वाला था, शेयर्स इशूड ऑन प्रीमियम, वो उसमें 3 नहीं है। जो आपने वॉल्यूम 2 में पढ़ा बिजनेस ट्रस्ट के आसपास, वहां भी कैटेगरी 1 और 2 है, वो ये नहीं है। ये जो वॉल्यूम 4 का फंड है ना, स्पेसिफाइड फंड के नाम से, ये अलग ही अपनी चाल चल रहा है, ये अलग ही अपनी चाल चल रहा है। ये ध्यान रखने वाली बात। लिखिए इसको, लिखिए इसको। अच्छे से लिखिए, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं आपका वेट कर रहा हूं, आप आराम से लिखिए। इस स्पेसिफाइड फंड को एनआर कहेंगे? नहीं सर, एनआर नहीं कहेंगे। एक तरह से रेसिडेंट है, क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, स्टैब्लिश्ड इन इंडिया है। लिख लिया आप लोगों ने, है ना? चलिए सर आगे चलते हैं थोड़ा। स्पेसिफाइड फंड, यूनिट होल्डर, दोनों के बारे में अलग अलग रखना है। और स्पेसिफाइड फंड में भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के बारे में अभी नहीं सोचना है, और मन से निकाल दो। क्या होता है, जैसे ये एनआर टैक्सेशन की क्लास है, तो आपको क्या लगेगा कि ये फंड का लोकेशन इंडिया के बाहर है और ये नॉन रेसिडेंट है। फंड इंडिया में है, फंड रेसिडेंट है, इसके यूनिट होल्डर नॉन रेसिडेंट है। और गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर के फंड सब बाहर ना स्टैब्लिश होके इंडिया में स्टैब्लिश हो, और इंडिया में बैठे बैठे वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करें और बाहर की मार्केट में इन्वेस्ट करें। हम उसे टैक्स फ्री करने की जितनी मैक्सिमम कोशिश है करेंगे। हमारी बातों को वो मानते रहे, थोड़ा सा सेबी के रेगुलेशन को फॉलो कर ले, थोड़ा सा एसईजेड और आईएफएससी के कंप्लायंस को फॉलो कर ले, इनकम टैक्स में हम डिडक्शन दे ही रहे हैं, और काफी अच्छी मार्केटिंग चल रही है। हाँ, पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट को लगा था कि जितना हम अचीव कर लेंगे उतना नहीं हो पाया। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली क्या इरादा है, सिंपल सी बात है। जो गवर्नमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला है, जो गवर्नमेंट बोलती है ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम अचीव करेंगे, तो ये बाहर के बिजनेस को इंडिया शिफ्ट कर रही है, तो उससे अपने आप वो रेवेन्यू में आ जाएगा। मान लो 100 करोड़ रुपए का बिजनेस सिंगापुर का स्टॉक मार्केट कर रहा है, तो वो बिजनेस इंडिया शिफ्ट हो जाएगा ना, बस। तो वो इनफ्लो बढ़ जाएगा, पैसा इंडिया आया एनआर के थ्रू स्पेसिफाइड फंड में, और मान लो यहां से चला गया चाइना की मार्केट में, लेकिन वो कहलाएगा तो इंडिया का ही फ्लो, बस। वहां से गवर्नमेंट हिट करेगी कि हाँ भाई देखो हम इतना अचीव कर रहे हैं और वी आर नियर टू आवर टारगेट टाइप की चीज। अच्छी बात है, अच्छी सोच है। ऐसी सोच रखने के कारण तो सिंगापुर, हांगकांग या लंदन ये सब आगे बढ़े। चलिए सर, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा 92 पे, कि हमने जो बेनिफिट दिया यूनिट होल्डर को क्यों दिया। यहां पर हम लोग थे तो हमने फंड के बारे में समझा। अब फंड की इनकम को एग्जम्प्ट किया गया है, उससे पहले हमें यह समझना होगा यहां से लेकर यहां तक ये हम बेनिफिट किसको दे रहे हैं, एनआर को।
ये बेनिफिट हम एनआर को दे रहे हैं और यही बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया गया है किसको? ये जो बेनिफिट अभी आप पढ़ रहे हो ये एनआर को दे रहे हैं, बट यही बेनिफिट हमने किसको एक्सटेंड कर दिया? दिस बेनिफिट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू स्पेसिफाइड फंड इन सेक्शन 10(4)(d). देखिए ऊपर में एक बार मैं दिखा दूं, 10(4)(d) जब पढ़ेंगे तो यहां लिख रहा है कि आपको हम एग्जम्प्ट कर देंगे उन सभी इनकम से जो ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट कर रहे हैं, जिसका डिस्कशन किसमें हुआ है? सेक्शन 47(7)(ab) में। अब यही नीचे हम पढ़ रहे हैं, ये जब सेक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि ये इनकम किसको हो रही है? नॉन रेसिडेंट को हो रही है। और अपना स्पेसिफाइड फंड तो नॉन रेसिडेंट है नहीं, हाँ, लेकिन उसके यूनिट होल्डर कौन है? नॉन रेसिडेंट। तो मैं वही कह रहा हूं, अगर हम सिर्फ ये सेक्शन पढ़ेंगे 47(7)(ab) तो हमें लगेगा कि ये बेनिफिट जो है कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, ये बेनिफिट तो एनआर को है। ठीक, एनआर को है, लेकिन सेम बेनिफिट हमने एक्सटेंड कर दिया 10(4)(d) के अंदर किसको? स्पेसिफाइड फंड को। यानी ये इनकम एनआर को हो, जो अभी डिस्कस करेंगे, या स्पेसिफाइड फंड को हो, एग्जम्पशन मिलेगा। तो इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये चीज, ये सेक्शन आपके पेज नंबर किस में आ रखा है? पेज नंबर ए पॉइंट, ये चीज आपके पेज नंबर A.49 पे आ रखा है। वही चीज यहां रिपीट हो रही है। ठीक, अभी फिर से पढ़ते हैं एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। फिलहाल 47 सेक्शन पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है ये इनकम एनआर को हो रही है और एग्जाम्प्ट है। और अब इसी को कॉपी पेस्ट करने के बाद क्या ध्यान रखना है कि अगर ये इनकम सेम डिट्टो इनकम स्पेसिफाइड फंड को हो तो वो 10(4)(d) में एग्जाम्प्ट है। स्पेसिफाइड फंड कौन सा? कैटेगरी 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विच इज लोकेटेड इन इंडिया, रिश्ते में वो रेसिडेंट है। तो ये बेनिफिट हम रेसिडेंट को भी दे रहे हैं, लेकिन किसको? स्पेसिफाइड फंड को। ऐसे ध्यान रखना है। अब पहले ये बेनिफिट क्या है एनआर के लिए? एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। एनआर क्या कर रहा है? कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है। कौन सा कैपिटल एसेट? बॉन्ड और जीडीआर, जिसका डिस्कशन 115 में हो रखा है। 115 आपका हो चुका है। आपने फॉरेन करेंसी में फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड सब्सक्राइब किया था या जीडीआर सब्सक्राइब किया था, और या फिर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इन इंडियन कंपनी, और या फिर आप डेरिवेटिव्स में डील करते हो या फिर अदर सिक्योरिटीज में। एनआर को कहा गया कि अगर आपको इन सब के बेचने से इनकम हो रही है तो उस पर इंडिया में टैक्स नहीं देना है, लेकिन आगे कंडीशन क्या है? इन सब की डीलिंग, इन सब को ट्रांसफर करने का काम वो कहां कर रहा है? इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में, विच आर लोकेटेड, देखिए, made by a non-resident on a recognized stock exchange located in IFSC and where the consideration for such transaction is paid or payable in foreign currency। यानी कहीं ना कहीं एनआर के पास ये जो एसेट्स हैं, फाइनेंशियल एसेट्स, ये कहीं ना कहीं कहां लिस्टेड हैं? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC। यानी इंडियन कंपनी ने, ऐसे समझो, मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहूं, इंडियन कंपनी ने क्या इशू किया? रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशूड, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। इंडियन कंपनी ने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किया। अब ये लिस्टेड कहां होने चाहिए? लिस्टेड कहां होने चाहिए? स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। सर वो एनएससी बीएससी नहीं, वो स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड कहां हो? इन आईएफएससी। और अब इस यूनिट को एनआर ने बेसिकली परचेज कर रखा है। अब ये एनआर ट्रांसफर कर रहा है, बेच रहा है। ठीक, बदले में क्या आ रही है? फॉरेन करेंसी। कंसिडरेशन में क्या आनी चाहिए? फॉरेन करेंसी। अब एसेट का लोकेशन कहां है? इंडिया में। कैपिटल गेन लगना चाहिए। सर एनआर जो एसेट्स को खरीद और बेच रहा है वो एक इंडियन कंपनी का रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है, लेकिन अब फायदा क्या है? अगर ये लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ आईएफएससी तो इसके ट्रांसफर पे जो कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए वो नहीं होगा।
बस इतना ही तो है। जितने भी आइटम यहां लिखे हुए हैं, चाहे वो बॉन्ड हो, जीडीआर हो, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड हो, डेरिवेटिव्स हो या अदर सिक्योरिटीज, वो सब कहां पे ट्रांसफर हो रही हैं? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, विच इज लोकेटेड इन आईएफएससी। बोला सर ये अदर सिक्योरिटीज में और क्या आएंगे? तो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब यहां पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, 1 2 3। सर ये बेनिफिट्स एक एनआर को दिया है। एनआर ऊपर के 3 आइटम और नीचे के 5 आइटम, टोटल 8 आइटम को बेच रहा है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। बदले में फॉरेन करेंसी आ रही है और ये स्टॉक एक्सचेंज कहां लोकेटेड है? आईएफएससी के अंदर। तो एनआर को इंडिया पर इसके कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी 3-4 मार्क्स के लिए। सर ये पूरी बात अलग से आपको एनआर के लिए 3-4 मार्क्स में ध्यान रखनी पड़ेगी। सेम बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू स्पेसिफाइड फंड। अगर ये यूनिट्स, बॉन्ड्स, ये यूनिट्स और बॉन्ड्स जो यहां पर लिखे हुए हैं, अगर इसकी परचेजिंग कौन कर रहा है? स्पेसिफाइड फंड, और ट्रांसफर कर रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, फॉरेन करेंसी आ रही है, तो कोई कैपिटल गेन टैक्स इंडिया में नहीं है। किसके लिए? किसके हैंड पे? उस स्पेसिफाइड फंड के हैंड पे। स्पेसिफाइड फंड को कोई टैक्स नहीं देना, इधर एनआर को कोई टैक्स नहीं देना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसमें कुछ लिखना है तो लिखो। हमने अब जैसे बिजनेस ट्रस्ट की क्लास में क्या पढ़ा हुआ? यूनिट होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, यूनिट होल्डर को। लेकिन अगर यूनिट होल्डर कौन है? एनआर या स्पेसिफाइड फंड, और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स कहां लिस्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी। तो सर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा यूनिट होल्डर को। हम पढ़ते हैं म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स है, लेकिन अगर ये म्यूचुअल फंड के यूनिट्स कहां लिस्टेड हो? आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंज में, और ट्रांसफरर कौन हो? एनआर या स्पेसिफाइड फंड। सर बायर के लिए नहीं कह रहा, ऐसा नहीं लिखा हुआ एक एनआर दूसरे एनआर को बेच रहा है, खाली लिख रहा है कंसिडरेशन किस में आना चाहिए? फॉरेन करेंसी में। एक होता है एक एनआर दूसरे एनआर को बेचे, यहां नहीं लिखा है एक एनआर दूसरे एनआर को बेचे। एनआर टू एनआर ट्रांसफर ना, खाली बोला है कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में आना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं खरीदने वाला एनआर ही होगा। अगर इंडियन भी है तो कंसिडरेशन किस में आए? फॉरेन करेंसी में। मान लो फेमा की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए कोई इंडियन यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो करे, फॉरेन करेंसी आनी चाहिए, ट्रांसफरर के पास कैपिटल गेन की माफी मिलेगी। लिखिए इसको, बहुत आराम से पढ़ना है ये चीज। अब ऊपर का हाफ पेज पढ़ना है हमें। स्पेसिफाइड फंड की कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है, और उसमें एक ये भी है लिस्ट में। सर ये इनकम एनआर को हो तो भी एग्जम्प्ट, स्पेसिफाइड फंड को हो तो भी एग्जम्प्ट। डन, लिख लिया आपने इसमें जो भी लिखना था। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे ये चार्ट, इंडियन कंपनी ने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किए, उसको लिस्ट करवाए कहां? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लोकेटेड इन आईएफएससी। इन्वेस्टर कौन है? एनआर। अब उस एनआर ने बेचा है, बदले में फॉरेन करेंसी कंसिडरेशन आया है। सर कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट, कैपिटल गेन इज एग्जम्प्ट टू एनआर। ये जो डील हुई है एग्जम्प्ट है, और ऐसे एक नहीं 8-8 ट्रांजैक्शंस वो कर सकता है। 8 नाम है: बॉन्ड, जीडीआर, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इक्विटी शेयर्स और अ यूनिट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। रट लेना, नाम जो भी आप पढ़े उसको रट लेना। लिखिए इसको। डन, वीडियो रोक के आप लिख चुके हैं। सर अब जैसे बिजनेस ट्रस्ट है, बिजनेस ट्रस्ट ने यूनिट इशू की है, यूनिट्स इशूड टू एनआर, ये एनआर है। अब ये बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स लिस्टेड कहां है? लिस्टेड कहां होनी चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक
exchange which is located in IFSC। सर बिजनेस ट्रस्ट है, अपनी यूनिट्स को ये कहीं भी लिस्ट करवा सकता है। नॉर्मल एनएससी बीएससी में करवाएगा तो फिर कैपिटल गेन एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। किसको? यूनिट होल्डर को। लेकिन अगर बिजनेस ट्रस्ट ने अपने यूनिट्स एनआर को इशू किए हैं और उस यूनिट्स को वो लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी में लिस्टेड करवा ले, अब ये इस एनआर को फ्यूचर में अगर कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स नीचे वाली यूनिट्स हैं, सर नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल गेन। यानी 111A 112 या 112A लगाने की जरूरत नहीं है, जिसकी डिस्कशन हमने बिजनेस ट्रस्ट की क्लास में कर रखी है फॉर यूनिट होल्डर। हमने क्लास में डिस्कस किया था यूनिट होल्डर को कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन अभी फायदा मिल रहा है, अगर एक नॉन रेसिडेंट बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स परचेज कर रहा है और उसको सेल कर रहा है, लेकिन वो यूनिट्स कहां ट्रांजैक्शन होने चाहिए? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसको भी नोट करो। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। सर ये प्रोडक्ट के नाम आपको याद रखने हैं, 3 ऊपर और 5 नीचे, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डन, लिख चुके? आइए सर, अब इसका एक लास्ट पार्ट, अब हम लोग ऊपर में आ गए। इसको भी आप 5 मार्क्स के लिए अलग से तैयार रखिएगा। सर 5 5 5 15 मार्क्स इसी से आने वाले हैं? नहीं, कुछ भी आ सकता है। स्पेसिफाइड फंड एक्सप्लेन करो क्या है, 10(4)D वाला, तो नीचे थ्योरी है, ठीक। या फिर आपसे इस पे 2-3 मार्क्स के कोई भी ट्रांजैक्शन पूछ सकता है कि एक नॉन रेसिडेंट है जिसने रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को ट्रांसफर किया है। रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से इंटरेस्ट आता है तो 5% का टैक्स है। यही पढ़ा है ना आपने पीछे 194 एलसी में। अगर एक इन्वेस्टर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके उससे इंटरेस्ट इनकम अर्न करता है तो 5% और 4% अगर वो लिस्टेड है आईएफएससी में। अगर आप उसी को बेचते हो तो नो कैपिटल गेन, 4% पीछे टैक्स था और इधर नो कैपिटल गेन। तो ये बात आपको अब ध्यान रखनी है, पीछे 4% का टैक्स था इंटरेस्ट पे और इधर बेचने पर कैपिटल गेन नहीं है। डन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अब ये क्या है, स्पेसिफाइड फंड कि कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है सेक्शन 10(4)D में। ये जो रेड पोर्शन है ये बाद में मेन फाइनेंस एक्ट जो 2020 में आया उसमें नहीं ऐड हुआ, टोला के थ्रू ऐड हुआ है, ठीक। इफेक्टिव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22, ये 1/4/2021 का मतलब यहाँ पे 21-22 से है, यानी आपके ईयर में एप्लीकेबल है। तो सर अब ये आपको रटने वाली बात है एग्जाम में 4-5 मार्क्स के लिए, और ऐसे भी अमेंडमेंट है, छोड़ के नहीं जा सकते। कोई भी चीज इस पेज का, अगले पेज का या अगला कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ के जा सकते आप एग्जाम में। फटाफट इसको कंप्लीट कर लें। स्पेसिफाइड फंड कि कौन सी इनकम, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट रेफर्ड इन सेक्शन 47(7)AB, और ये सब चीज अभी नीचे हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या? वही बॉन्ड 115AC वाला, या जीडीआर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, या डेरिवेटिव्स, या अदर नोटिफाइड सिक्योरिटी, ये अभी हमने नीचे पढ़ लिया। तो ये पूरी की पूरी इनकम माफ जैसे एनआर को करते हैं। अब देखिए, कैपिटल गेन की इनकम माफ सिक्योरिटी से अदर देन शेयर्स इन अ कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया, यानी एक तरह से इंडियन कंपनी के शेयर्स को छोड़ दो, सिक्योरिटी में अब जैसे मान लो आप बॉन्ड्स की बात कर लो, यूनिट्स की बात कर लो, तो हम आपको उसके ट्रांसफर पे जो कैपिटल गेन हो रहा है उससे भी माफ कर देंगे। सोचिए कितनी बड़ी बेनिफिट्स है, ठीक। अब उसके बाद सिक्योरिटी अगर बाहर की हो तो ये देखिए, एनी इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज इशूड बाय अ नॉन रेसिडेंट, उस नॉन रेसिडेंट का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए और कोई रीजन नहीं होना चाहिए उसका इंडिया में टैक्सेबल होने का। क्या मैंने बोला? यूनिट होल्डर एनआर है, फंड में पैसा है, फंड ने एनआर का पैसा फंड के पास और फंड ने बाहर की कंपनी में पैसा लगाया। अब उस सिक्योरिटी से उस फंड को इनकम हो रही है, पैसा सिक्योरिटीज, किसके सिक्योरिटीज में उसने पैसा लगा रखा है? एनआर की सिक्योरिटीज में। और उस एनआर का इंडिया में कोई ऑफिस, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है,
मतलब देखो, एनआर यूनिट होल्डर है फंड के, और फंड ने इन्वेस्टमेंट कहां कर रखी है, दूसरे नॉन रेसिडेंट की कंपनियों में। अब वो फंड इंडिया में है तो अब इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, अगर बाहर का पैसा फंड में आ रहा है और फंड बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो हम उसको टैक्स नहीं करेंगे। खाली उस जहां इन्वेस्ट कर रही है उसका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना हो और कोई और रीजन ना हो इंडिया में टैक्सेबिलिटी का, एक्रूवल का। और सर अगर ये स्पेसिफाइड फंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में इन्वेस्ट करती है और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से उसको पीजीबीपी इनकम होती है। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट आप वॉल्यूम 2 में पढ़ चुके हैं मेरे से, 19 चैप्टर में। सर अगर स्पेसिफाइड फंड पैसा लगाती है सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट में और सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट फिर आगे पैसा लगा के पैसा कमाता है कैपिटल गेन पीजीबीपी, तो जो पीजीबीपी इनकम का फ्लो होगा वो स्पेसिफाइड फंड के हैंड्स पे टैक्स नहीं करेंगे। पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक सर, नया है ये चीज, इसके अंदर की और एनालिसिस कैसे होगी जब धीरे धीरे गवर्नमेंट इससे रिलेटेड कोई एफएक्यू लॉन्च करेगी, कोई और क्लैरिफिकेशन लॉन्च करेगी, थोड़े और रूल्स स्टेटमेंट रिलीज करेगी। अभी तो सोशल मीडिया पे या कह लो गवर्नमेंट की तरफ से इतनी ही चीज अवेलेबल है। नया है सेक्शन, ये नई अमेंडमेंट है, गवर्नमेंट धीरे धीरे इसका ना देखो लिखा हुआ है ना सब कुछ कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इससे रिलेटेड और भी नोटिफिकेशन, सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन ओवर अ पीरियड इशू करेगी। अभी तो ये चीज नहीं है, रिकॉग्नाइज हुई है। टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है, टू द पॉइंट आपको लिखना है अगर एग्जाम में पूछता है तो। और सर ये वाली बात तो पिछली क्लास में बताया था कि हम एग्जाम्शन कब देंगे, कितना देंगे, जितना पैसा नॉन रेसिडेंट का उस फंड में लगा हुआ है, रेसिडेंट पोर्शन पे नहीं देंगे। जो रेसिडेंट स्पॉन्सर्ड है, रेसिडेंट मैनेजर्स हैं, उससे रिलेटेड इनकम कोई भी एग्जम्प्ट नहीं होगी। मान लो स्पेसिफाइड फंड के 80% यूनिट होल्डर एनआर हैं, तो ऊपर से जितनी भी चीज आपने पढ़ी एग्जम्प्ट 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 80% चीजें ही एग्जम्प्ट होंगी। और पिछली क्लास में 115 एडी में क्या बताया था, उस 80% में ही 115 एडी वाले रेट लगेंगे। यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फायदा कब देना चाह रही है, जब उस फंड के यूनिट होल्डर नॉन रेसिडेंट हो और यूनिट नॉन रेसिडेंट के हिस्से पे ही फायदा देना चाह रही है। क्या कह रहा है, टू द एक्सटेंट सच इनकम एक्रूड और अरेजन और रिसीव्ड इज एट्रीब्यूटेबल टू द यूनिट्स हेल्ड बाय नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग अ पी इन इंडिया। ये जब मैं 115 एडी में था तो आपको बताया भी था अच्छे से, कंप्यूटेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। अब आगे रूल्स फॉर्म्स आएंगे तो और क्लैरिटी आएगी इन सब चीज की। ठीक, अभी तो फिलहाल ये वाला तो आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है, 4 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है वेरियस कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने से जो आपका कैपिटल गेन की इनकम होगी उसमें नीचे लिस्ट दे रखी है वो। दूसरा हो गया सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स इन इंडियन कंपनी। तीसरा सिक्योरिटीज इशूड बाय एनआर। ठीक, उस एनआर का इंडिया में पी नहीं होना चाहिए और वो अदरवाइज इंडिया में इनकम एक्रू नहीं होनी चाहिए, जस्ट मेरी इन्वेस्टमेंट हो। एंड लास्ट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट से आने वाली बिजनेस इनकम कितनी एग्जम्प्ट होगी, टू द एक्सटेंट प्रोपोर्शनेट टू द NR unit holders attributable to the unit holders who are non-resident not having a P in India। ठीक, अब धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी, जब आएगी देख लेंगे। फिलहाल ये पेज पे जो भी बात बताने की थी वो मैंने आपको बता दी। मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपकी मर्जी। सर अगले पेज पे एक छोटा सा पॉइंट है, नॉर्मल स्पेसिफाइड फंड से कोई लेना देना नहीं है, एक न्यू पॉइंट है ये। क्या कि इंटरेस्ट पेएबल टू एनआर by a units located in IFSC in respect of money borrowed। क्या हुआ है, आप IFSC यूनिट्स, अब कोई भी यूनिट्स हो, नॉट नेसेसरी कि आप स्पेसिफाइड फंड हो, यूनिट्स है IFSC यूनिट्स, यानी आप IFSC में कोई भी, आप म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी हो सकते हैं, ठीक, आप बैंक हो सकते हैं, आप स्पेसिफाइड फंड हो सकते हैं। आपने एनआर से मनी बोरो किया है और बदले में आप उसे इंटरेस्ट देंगे। तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं 915 में, नॉर्मली 915 में क्या पढ़ते हैं, अगर किसी नॉन रेसिडेंट को इंडिया से इंटरेस्ट की इनकम होती है तो वो क्या होगी, टैक्सेबल इनकम। किससे हो रही है, यूनिट्स ऑफ IFSC से, क्योंकि हमने उनको लोन दिया था, एग्जम्प्ट है, 1015 में एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट पेएबल टू एनआर बाय अ यूनिट लोकेटेड इन IFSC सेंटर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड बाय इट ऑन और आफ्टर, पिछले साल की अमेंडमेंट इसलिए डेट 1 सितंबर, पिछले साल मतलब 2 साल पहले की अमेंडमेंट है, इसलिए डेट कितनी है 1 सितंबर। अब डेट रेलेवेंट नहीं है सर, इस अमेंडमेंट का ये वाला साल आपका 2021 साल दूसरा अटेम्प्ट है एग्जाम का। ठीक, आपको सिंपल याद रखना है, एक एनआर को इंटरेस्ट की इनकम हो रही है किससे,
मनी बोरोड किसने कर रखा था? आईएफएससी यूनिट्स ने, और वहां से इंटरेस्ट की इनकम एनआर को हो रही है, तो एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट का मतलब सर 915 इंटरेस्ट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट हो जाएगी 1015 में ये इंटरेस्ट की इनकम, यानी 115 ए हम नहीं लगाएंगे, टीडीएस का सेक्शन 195 हम नहीं लगाएंगे। हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी एनआर को इंडिया से फॉरेन करेंसी लोन देने पे इंटरेस्ट की इनकम हो तो उस पर 20% का टैक्स नहीं सर, ये एग्जम्प्ट है। आईएफएससी यूनिट कोई भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी स्पेसिफाइड फंड। पता चला आप यहां पढ़ रहे हो तो आप ये मिला दो, इट इज नॉट कनेक्टेड विद द 1040। कोई भी आईएफएससी यूनिट्स हो सकती है, जो भी आईएफएससी के अंदर इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड और बैंक और कोई भी मर्चेंट ब्रोकर, सर जितने भी तरह के फाइनेंशियल बिजनेस हो सकते हैं सब इसके अंदर हैं, और उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी अपना बिजनेस करने के लिए, वो पैसा बोरो करे एनआर से, एनआर को इंटरेस्ट दे, इंटरेस्ट इंडिया में एग्जम्प्ट है, टीडीएस भी नहीं काटना। तो एनआर ऐसी जगह पैसा लगाना चाहेगी और गवर्नमेंट यही चाहती है। अगेन गवर्नमेंट क्या चाहती है, एनआर दिल खोल के पैसा लगा दे आईएफएससी यूनिट्स को स्टैब्लिश करने में, लोन देने में, बदले में जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर इंडिया में एनआर को टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा नॉन रेसिडेंट इन्वेस्ट करना चाहेगा, आईएफएससी सेंटर में लोन देना चाहेगा। गवर्नमेंट यही चाहती है, गवर्नमेंट इनडायरेक्टली यही चाहती है। चलिए सर ये भी हो गया। अब आप ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं मेरे से वॉल्यूम 2 के अंदर, फिर भी 4-5 मार्क्स के लिए कुछ भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है इसमें, ठीक। इंस्टीट्यूट आगे मॉक टेस्ट में न्यू पैटर्न रिलीज करता है, तो इन सब क्वेश्चन से शायद क्वेश्चन बने, और ना बने तो एग्जाम में बने। सर अमेंडमेंट पोर्शन से ही आप 15-20 मार्क्स कवर कर लेंगे। अगर आप पांचों वॉल्यूम के अमेंडेड पोर्शन भी पढ़ के जाओगे, जहां लिखा हुआ फाइनेंस एक्ट में ये नया आया है, नया आया है, नया आया है, सर उसी से आपके 15-20 मार्क्स मिनिमम कवर हो जाएंगे। 40 मार्क्स लाने का सोच रहे हैं, पढ़िए पांचों वॉल्यूम, अमेंडमेंट पे फोकस रखिए, बिना मेहनत के साथ आप वहां पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे, नहीं नहीं, पूरी क्लास अटेंड कीजिए, ठीक। इस पे है, पढ़ते हैं क्या बोलता है। पढ़िए, एक नजर देखो, एक बार तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं, आप वीडियो रोक के इसको पढ़िए प्लीज। एक बार वीडियो रोक के 5-10 मिनट पूरा पढ़ जाइए नीचे तक।